हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 27 अक्टूबर को हमारा पीसीएस का पेपर है और 22 दिसंबर को आरओ एआरओ का पेपर है। ठीक है, दोनों प्री लगे हुए हैं, अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे वो आपकी सफलता उतनी ही ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। बिना प्रैक्टिस के पीसीएस और आरओ का प्री नहीं निकलता है। बहुत ज़्यादा पढ़िए और फिर प्रैक्टिस करिए। आप सभी के लिए मैं जीएस का एक अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ और हम लोग पीसीएस और आरओ के प्री की एक साथ समग्र तैयारी करेंगे, क्योंकि पीसीएस का प्री और आरओ का प्री एकदम अलग नहीं होता है। जीएस के क्वेश्चन सेम रहते हैं, सेम स्तर के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज से शुरुआत मैं कर रहा हूँ। पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मैं देता रहूँगा। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन दिए गए हैं, कौन सा एक या दोनों, कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है, पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चट्टानें अवसादी हैं। दूसरा कथन है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो दोनों कथनों में से पहला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चट्टानें अवसादी हैं। अवसादी चट्टानें पृथ्वी के धरातल पर 75% अवसादी चट्टानें हैं। तीनों चट्टानों में से अवसादी, आग्नेय और कैंद्रित चट्टानों में से सबसे ज़्यादा अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक सही है। ठीक है, पहला कथन सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा है, ऐसे ही प्रश्न आजकल आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से देश बाल्टिक समूह का हिस्सा है? आपको ये बताना है कौन सा एक या कई अन्य देश बाल्टिक समूह का हिस्सा हैं। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड। तो इनमें से लाटविया बाल्टिक देश है, लिथुआनिया बाल्टिक देश है, एस्टोनिया बाल्टिक देश है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया बाल्टिक देश कहे जाते हैं, बाल्टिक समूह के देश कहे जाते हैं। फिनलैंड इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? आपको मिलान गलत कौन सा ये पकड़ना है। एक तरफ कृषि पद्धति है, दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। ये एक स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। स्थानांतरित कृषि ही है, उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस तरीके का भी प्रश्न खूब आता है पीसीएस आरओ में। तो मिल्पा के सामने लिखा है मैक्सिको, तो बिल्कुल सही है। मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में, रे बोला जाता है वियतनाम में, तुंगिया के सामने लिखा है म्यांमार, तो ये भी बिल्कुल सही है। रोका के सामने लिखा है श्रीलंका, यही गलत है और यही हमारा आंसर है। रोका श्रीलंका में नहीं बोला जाता है स्थानांतरित कृषि को, रोका बोला जाता है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में स्थानांतरित खेती को रोका बोला जाता है ब्राज़ील में, जबकि जो श्रीलंका में स्थानांतरित खेती की जाती है उसको चेन्ना बोलते हैं। ठीक है, चेन्ना। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो रोका श्रीलंका गलत था, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीन गॉटमैन। ये प्योर ज्योग्राफी का प्रश्न है, अर्बन ज्योग्राफी का, नगरीय भूगोल का ये प्रश्न है। मेगापोलिस जो बड़े शहर होते हैं इनके बारे में उन्होंने मेगापोलिस शब्द यूज किया था, जीन गॉटमैन ने। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यात्री दिए गए हैं, एक तरफ देश दिए गए हैं। कई यात्री भारत में प्राचीन काल से मध्यकाल में आधुनिक काल में आते गए हैं, तो एक तरफ यात्री हैं, एक तरफ देश हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? हम लोग देखते हैं। एक तरफ से इब्न बतूता के सामने मोरक्को, बिल्कुल सही। इब्न बतूता मोरक्को का था, मोरक्को का 1333 में आया था। उसने एक किताब लिखी थी, किताबुल रहला। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था, ये हमारा आंसर है। नूनीज पुर्तगाल का था, बिल्कुल सही। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था, अब्दुल रज्जाक फारस यानी ईरान का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। छठा प्रश्न देखते हैं, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आप जानते हैं जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने शुरू किया था, चंपारण बिहार में है। वहाँ पर जो अंग्रेज थे किसानों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती उनकी खेती पर नील की कृषि करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था। तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था, उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसमें कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनुग्रह नारायण।
अनुग्रह नारायण उसमें नहीं थे, बाकी तीनों लोग उस समिति में थे, जबकि अनुग्रह नारायण चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे, साथ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान-ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की? दीवान-ए अमीर कोही, ये विभाग था कृषि, ये कृषि विभाग था। दीवान-ए अमीर कोही कृषि विभाग था। इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी इसकी स्थापना। फिर देखिए 8वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? पहला कथन है जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, बिल्कुल सही है ये कथन। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही। दोनों बातें याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जलधारण क्षमता का घटता हुआ, यहाँ पे कम लिखा है, क्रम है, आपको क्रम बताना है, उनकी जलधारण क्षमता का क्रम बताना है। जितनी ज़्यादा जो मिट्टी महीन होगी उसकी जलधारण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्ले सबसे महीन मिट्टी होती है। इसके जो कणों का आकार होता है 0.002 mm से भी कम होता है। क्ले सबसे महीन होती है, इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद सिल्ट आती है, सिल्ट के जो कण हैं उनका जो माप होता है 0.05 से 0.002 तक होता है। उसके बाद सैंड आती है, जो बालू होती है, वो 2 mm से 0.05 mm तक होती है। ठीक है, क्ले सबसे महीन, उससे बड़ी सिल्ट, उससे बड़ी सैंड। तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता क्ले की, उसके बाद सिल्ट की, फिर सैंड की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एक कथन गलत है, ये आपको पढ़ना है। आरओ में कृषि के 5-6 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, कभी कभार पीसेस में 1-2 आ जाते हैं। गिरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, तो गिरुई गेहूं ही का रोग है, बिल्कुल सही है। अगेती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल सही है। झूठा कंड जौ में पाया जाने वाला रोग है, बिल्कुल गलत। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, खैरा रोग धान में लगता है जस्ते की कमी से। तो झूठा कंड ये जौ का रोग नहीं है, यही हमारा आंसर है, ये गलत हमें ढूंढना था। झूठा कंड जो रोग है वो धान का है। ठीक है, धान का है। अगला प्रश्न, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एक नीचे गिरता है तो क्या होता है? बैरोमीटर आप जानते हैं, उसमें क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। अगर वो एकदम से नीचे गिरता है, यानी एकदम वायुमंडलीय दाब गिर जाता है, तो क्या होता है? तो होगा आंधी आने की संभावना। ठीक है, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आती है, तूफान आता है। और अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होती है, और अगर ऊपर उठ रहा है तो दिन साफ होता है। ठीक है, भूकंप का इसमें कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर देखिए, वातानुकूलित प्रणाली नियंत्रित करती है, जो एयर कंडीशन सिस्टम है वो क्या नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करता है ताप को, आर्द्रता को, वायु वेग को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी को, उपयुक्त सभी को नियंत्रित करती है वातानुकूलित प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न खूब आते हैं। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किन तरंगों किरणों का प्रयोग किया जाता है? MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चुंबकीय तरंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। कई बीमारियों की जांच के लिए MRI कराया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये देखिए 14वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा गलत है? देखिए, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही बात, उसका सदस्य नहीं होता है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, उसी को कार्य दिया गया है राज्यसभा का सभापति बनने का। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, बिल्कुल गलत। 2/3 सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत था, हमें असत्य ढूंढना था, सी असत्य है, यही हमारा आंसर है। फिर देखिए 15वां प्रश्न, संसद की स्थायी समितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संसद की कुछ अस्थायी समितियां हैं, कुछ स्थायी समितियां हैं, उनके संबंध में, स्थायी समितियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है, बिल्कुल सही। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ना कि राष्ट्रपति को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत था, यही हमारा आंसर है। लोक उपक्रम समिति का गठन एक
सर्वप्रथम 1 मई 1964, यहाँ पे मई 1964 को किया गया था, बिल्कुल सही। संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति लोक लेखा समिति है, 1921 में बनी थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत था, ये हमारा आंसर है। 16वां प्रश्न देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 में आया था और ये लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न आ चुका है, आता रहता है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, देखिए अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा टफ आप देख सकते हैं। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है स्थानीय शासन के संबंध में हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र कोटि है, यही हमारा गलत है, यही हमारा आंसर है। स्थानीय निकायों में 33% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, बिल्कुल सही। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, राज्य वित्त आयोग, बिल्कुल सही। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, बिल्कुल सही। बाकी तीनों सही हैं, पहला गलत है। पहले संविधान में, जो हमारा संविधान, उसमें स्थानीय शासन के लिए कोई जगह नहीं थी, संविधान में नहीं था वर्णन इसका। बाद में 73वां संविधान संशोधन आया, उसके तहत इसको संविधान में लाया गया और अनुच्छेद 243 में ए से उसकी शुरुआत होती है, तो इसलिए ए बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही हैं। ये देखिए प्रश्न अच्छा है, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी, यानी 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा किनका सृजन किया गया है, यहाँ पे आपके सामने जो दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का बिल्कुल सृजन किया गया है, जिला निर्वाचन आयोग का भी सृजन किया गया है, राज्य वित्त आयोग का भी सृजन किया गया है। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण का इसके तहत सृजन नहीं किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 1, 2 और 3। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग बना, जिला निर्वाचन आयोग बना और राज्य वित्त आयोग बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अपना त्यागपत्र देने के पश्चात, अच्छा प्रश्न है, अपना त्यागपत्र देने के पश्चात भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? कोई मंत्री है भारत सरकार का, उसने अपना त्यागपत्र दे दिया, उसे अपने त्यागपत्र देने के पक्ष में कुछ बोलना है लोकसभा में, वो किसकी अनुमति लेगा? तो वो अनुमति लेकर लोकसभा अध्यक्ष की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। दोनों धर्म में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन एक दो चीज़ें मैच करती हैं। तो बौद्ध और जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे। ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, कर्म और पुनर्जन्म। कर्म और पुनर्जन्म के मामले में बौद्ध जैन धर्म दोनों सेम विचारधारा रखते थे, विश्वास करते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये अभिकथन कारण कथन वाला मैंने डाला प्रश्न, अच्छा इसको समझिएगा। अभिकथन क्या है? अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य में हर ओर अवस्थित पाए गए, परंतु अशोक के अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिले। पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पे अशोक के अभिलेख नहीं मिले। उधर असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड साइड में अशोक के अभिलेख नहीं मिले थे। उसका कारण क्या है? कारण बताया गया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। तो क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, सत्य हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये सही बात है कि उसके जो अभिलेख हैं पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नहीं पाए गए। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका साम्राज्य वहाँ तक नहीं फैला था। ठीक है, 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन है, कौन से, या एक या दोनों कथन कौन से सत्य हैं? सिख राज्य प्रांतों में बटा था, जिसे सूबा कहा जाता है। जो सिख राज्य था, राणा रणजीत सिंह वगैरह थे, दिलीप सिंह थे, इनका जो सिख प्रांत था, राज्य था, उसमें प्रांतों बांटा गया था। एक प्रांत को सूबा कहते थे, बिल्कुल सही है। प्रत्येक सूबे का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे नाजिम कहते थे, नाजिम वो कहलाता था, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रत्येक सूबे का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे नाजिम कहते थे। सी बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड इरविन के समय में घटित नहीं हुई? लॉर्ड इरविन भारत का एक गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो जो उसका कार्यकाल था 1926 से 31 रहा है। लॉर्ड इरविन जो था 1926 से 31 तक रहा है। तो ये घटनाएं आपके सामने लिखी हैं, इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जो उसके समय की नहीं है? देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई, उसी के समय में हुई।
कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की जो नियुक्ति 1928 में उसी के समय में हुई। कांग्रेस द्वारा पूर्ण राज्य की जो मांग थी 1931 में लाहौर अधिवेशन उसी के समय में हुई। काकोरी कांड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये इसके समय की घटना नहीं है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड की घटना लॉर्ड रीडिंग के समय की, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 24वां प्रश्न देख लीजिएगा। एक तरफ संस्था है, एक तरफ उनकी स्थापना वर्ष है, कौन सा मिलान सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, ये पीछे में एक बार आ चुका है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना, तो सीबीआई की स्थापना 1963 दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 बिल्कुल गलत। प्रवर्तन निदेशालय ईडी 1956 बिल्कुल सही। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में नहीं आया था, यही हमारा गलत है, यही हमारा आंसर हो गया। जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है 1988 में आया था। ठीक है, 1988 में, याद कर लीजिए इसको अच्छे से। अंतिम प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य लिंग असमानता को खत्म करना है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एसडीजी 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वां जो है, इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में लिंग असमानता को ख़त्म करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अभी टाइम है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को पेपर है, टाइम है, बहुत पढ़िए, बहुत प्रैक्टिस करिए, आपका प्री निकल सकता है। धन्यवाद।